इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्स यूनिट 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फार्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल इज। सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है? हमने लेक्चर में डिस्कस किया था ये रेशो को। डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ओवर 180। ये रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का। अब यहाँ डिनोमिनेटर को अगर सॉल्व करें, हम दोनों साइड को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 इंटू 500 ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस ओवर 5 और राइट साइड पे आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ओवर 9। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है? अगर हम अल्फ़ा को देखें, डिग्री सेल्सियस ओवर 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 ओवर 9, तो अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट है। और अगर हमें यहाँ पर कहता है कि टेम्परेचर के चेंज को कन्वर्ट करना है, तो तब हमारे पास रिलेशन क्या होता? अगर टेम्परेचर के चेंज को कन्वर्ट करना हो तो फिर टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस ओवर 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज इन फ़ारेनहाइट ओवर 9। तो शॉर्टकट भी आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, जिसको हम 1.8 लिख देंगे, टाइम्स टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस। Second question, the figure shows the PV diagram of a cyclic process. If delta Q is the heat energy supplied to the system, delta U is the internal energy of the system, and delta W is the work done by the system, then which of the relation is correct? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक PV डायग्राम गिवन है जो एक साइक्लिक प्रोसेस है। डेल्टा Q कहता है हीट है जो सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी का चेंज है, डेल्टा W वर्क डन है। तो कौन सा रिलेशन हमारे पास करेक्ट होगा? हम जानते हैं कि अगर प्रोसेस साइक्लिक हो तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है। इसका मतलब होगा कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू अगर ज़ीरो हो तो हीट किसके इक्वल आएगी? वर्क डन के। तो फिर चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लॉ से रिलेटेड मेंशन नहीं था, तो इसलिए हमने जनरल केस में इसको सॉल्व किया कि अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो, तो बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगी? बीटा। थर्ड वन, टू गैसेस ए एंड बी हैविंग द सेम टेम्परेचर T, सेम प्रेशर P एंड सेम वॉल्यूम V आर मिक्सड। इफ द मिक्सचर इज एट टेम्परेचर T एंड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम V, देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज। दो गैसेज हैं ए एंड बी, उनका सेम टेम्परेचर है T, सेम प्रेशर है P और सेम वॉल्यूम है V, उनको मिक्स कर दिया। अब मिक्सर का कहता है कि अगर मिक्सर का टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है तो हमारे पास मिक्सर का प्रेशर क्या होगा? इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और जो हमारे पास मिक्सर का प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। तो हमारे पास दो गैसेज हैं, दोनों का प्रेशर P, तो P प्लस P, आंसर क्या आएगा? 2P। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। फोर्थ वन, the temperature at which kinetic energy of the gas molecule is double its value at 27 डिग्री सेल्सियस। किस टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की 27 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में डबल हो जाती है? हम जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। तो अगर हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डबल हो रही है तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। लीनियर रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी डबल तो टेम्परेचर भी डबल। तो पहले टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब होगा 300 केल्विन। तो 2 इंटू 300 ये हमारे पास आएगा 600 केल्विन। तो सेल्सियस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 273 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 327 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन क्या है? चार्ली। फिफ्थ क्वेश्चन, the root mean square speed of the molecule or different ideal gases maintain at same temperature R। फिफ्थ क्वेश्चन में वो कहता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ डिफरेंट आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, कि डिफरेंट आइडियल गैसेस हैं लेकिन टेम्परेचर उनका सेम है, तो उनकी क्या रूट मीन स्क्वायर स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का हमें रिलेशन पता है और वो है √3 टाइम जनरल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर ओवर मोलर मास। तो चाहे डिफरेंट गैसेस का टेम्परेचर सेम हो, R कांस्टेंट है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है,
देखिए मोलर मास तो सेम नहीं है, तो मोलर मास अगर डिफरेंट होगा इसका मतलब होगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? बीटा। सिक्स्थ, द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज। सिक्स क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, हमारा रिलेशन क्या होता है पर मोल के लिए 3/2 RT। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर कौन सी होगी? वो अल्फा होगी। और ये रिलेशन हमारे पास कैसे आता है? 3/2 KT फार्मूला होता है। अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 3/2 KT। इसको किस तरह से अगर करना है, अगर आपको इन केस ये भूल जाता है तो टेम्परेचर का जो हमारे पास रिलेशन होता है वो है 2/3K इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 3KT/2। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे? इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। k किसके इक्वल होता है? k इक्वल हमारे पास होता है R/NA। अब यहाँ पर n/NA ये किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये आएगा 3/2 nRT। तो n नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये रिलेशन है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल रिक्वायर्ड है तो ये n डिवाइड हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल किसके इक्वल आ जाएगा? 3/2 R/T। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन अल्फा है। सेवंथ, a system is taken from state A to B through 3 different paths 1, 2 and 3. The work done is maximum in। हमारे पास स्टेट A to B 3 डिफरेंट पाथ से गए। पाथ कौन कौन सा है? 1, 2 और 3। तो पूछा ये गया कि वर्क डन मैक्सिमम कहाँ पर होगा। हमें ये बात पता है कि पीवी डायग्राम में या प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस वो वर्क डन के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पाथ के नीचे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वर्क डन मैक्सिमम होगा। अब ये पाथ नंबर 1 है, ये हमारे पास पाथ नंबर 2 है और ये हमारे पास पाथ नंबर 3 है। तो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो 1 के नीचे है, फिर 2 और फिर 3। तो वर्क डन मैक्सिमम कहाँ पर होगा? प्रोसेस नंबर 1 में। If the pressure of the gas in a container is doubled, the root mean squared speed of the molecule of the gas will become। 8th में कहता है कि गैस का प्रेशर अगर डबल हो जाए तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का और प्रेशर का रिलेशन क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का प्रेशर के साथ रिलेशन डायरेक्ट है लेकिन अंडर रूट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास प्रेशर डबल होगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू √2 टाइम्स हो जाएगी। तो 8th का करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ली। 9th क्वेश्चन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस इन इक्विलिब्रियम। अगर गैस हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर है इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, तो एवरेज वेलोसिटी इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास क्या होएगी? 0। तो आंसर इज डेल्टा। 10th क्वेश्चन, इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल हैव। जब गैस आइडियल होती है तो मॉलिक्यूल्स की सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ डेंसिटी ऑफ गैस इज डबल्ड इट्स प्रेशर विल बिकम। 11th क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर डेंसिटी डबल हो जाए तो प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस मींस बॉयल्स लॉ। तो प्रेशर का वॉल्यूम से जो रिलेशन होगा इन्वर्स होगा और वॉल्यूम का डेंसिटी से इन्वर्स होता है। मींस प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्ट। तो अगर हमारे पास डेंसिटी डबल होगी, वॉल्यूम हाफ होगा, प्रेशर डबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? 11th की बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if the molecule with momentum mv strike a wall and rebound then the change in momentum will be। ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कहता है कि अगर मॉलिक्यूल का मोमेंटम mv है और वो स्ट्राइक करता है वॉल को और रीबाउंड करता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। हम जानते हैं कि कोलिजन इलास्टिक होता है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इनिशियल मोमेंटम अगर mv होगा तो फाइनल मोमेंटम भी mv होगा, लेकिन रीबाउंड करेगा डायरेक्शन ऑपोजिट तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल,
तो फाइनल है -mv, इनिशियल है mv, आंसर होगा -2mv। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13, a cubical box of edge length L contains n total number of molecule each of mass m, then the factor mn over L cube gives the। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हर साइड की लेंथ L, उसमें n टोटल मॉलिक्यूल हैं, हर एक का मास m है, तो ये फैक्टर mn ओवर L क्यूब क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस फैक्टर को अगर हम देखें तो हमारे पास ये फैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी को, क्योंकि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं nm, और अगर क्यूबिकल है बॉक्स तो L क्यूब, तो ये क्या है? ये बेसिकली डेंसिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? अल्फा कहता है मास ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इनकरेक्ट है। बीटा कहता है मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, अ गैस इज इनक्लोज इन अ सिलेंडर एट कांस्टेंट प्रेशर 10⁴ पास्कल। इफ पिस्टन हैव एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, द वर्क डन बाय द गैस इज। प्रेशर हमें गिवन है कांस्टेंट 10⁴ पास्कल, पिस्टन का जो एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर है, मूव करता है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, वर्क डन बाय द गैस फाइंड करना है। देखिए वर्क डन का रिलेशन हमारे पास होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब पिस्टन का हमें एरिया गिवन है, तो पिस्टन का जो एरिया ए अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो मीन्स हम वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे? एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डिस्टेंस जो पिस्टन मूव हुआ। तो प्रेशर 10⁴, एरिया 0.1 मीन्स 10⁻⁻1, और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻2। अब सॉल्व जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 10⁴, और ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻1, 10⁻5, और ये 10⁻⁻3, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10⁻⁻2 जूल हमारा आंसर होगा। सॉरी +2 जूल, क्योंकि 5 - 3 +2 जूल, और ये क्या है? 100 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? डेल्टा। 15th क्वेश्चन, if CV denotes molar specific heat at constant volume, the heat required to increase the temperature of 2 mole of gas through 10 Kelvin is। 15 में कहता है CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए? 10 केल्विन, और कितने मोल्स हैं? 2। अब हमें रिलेशन पता होना चाहिए। अब रिलेशन हमारे पास CV का और QV का क्या होता है? QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? 10 केल्विन, तो आंसर क्या आएगा? 20 CV। और यूनिट अगर नहीं गिवन तो यूनिट्स लिखेंगे, अगर गिवन होगा तो जूल या जो भी यूनिट हमारे पास हैं, कैलोरी है, BTU, उसमें आंसर आएगा। तो या यूनिट मेंशन नहीं है तो करेक्ट आंसर इज सिंपल 20 CV। 16, एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम्स ट्रिपल। किस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास गैस का वॉल्यूम 0 के मुकाबले में ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा? अब कौन सा हमारे पास लॉ है? ये बेसिकली है चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम का टेम्परेचर से रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स होगा तो टेम्परेचर भी इनिशियल के 3 टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर 3 टाइम्स है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 0 सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। तो उसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 273 को 3 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। और ये कितना होगा? ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आंसर जो आएगा वो 819 केल्विन आएगा। अब ऑप्शन सेल्सियस में है, तो 819 में से 273 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आंसर होगा 546 डिग्री सेल्सियस। और 546 कौन सी ऑप्शन है? अल्फा। 17th क्वेश्चन, when 110 joule of heat is added to a gaseous system, the internal energy increased by 40 joule. The amount of work done is। 17 में कहता है जब 110 जूल हीट ऐड की, पॉजिटिव
इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, चेंज ये भी पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा है वो तो पता चल गया कि हमारे पास हीट पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है, वर्क कैलकुलेट करना है, यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा यू। तो Q हमारे पास कितना है 110 और डेल्टा यू कितना है 40, तो आंसर क्या आएगा 70 जूल, और यूनिट जूल और साइन पॉजिटिव, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 18th, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। CV की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए हमें डायरेक्ट भी याद होती है 3/2R, तो ऑप्शन अल्फ़ा। और अगर हमें शॉर्टकट याद है हम उसे भी कर सकते हैं, शॉर्टकट क्या था, CV इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2 इंटू R, और मोनोटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है, तो 3/2R। डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, और पॉलीटॉमिक का हमारे बुक के अकॉर्डिंग 7 है। 19th, गैमा फॉर गैस इज ऑलवेज। हमारे पास जो गैमा की वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, गैमा रेशो होती है CP और CV की, और गैमा अगर CP और CV की रेशो है तो हम जानते हैं कि CP ग्रेटर है CV से, तो रेशो हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी, ऑप्शन इज डेल्टा। 20, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव फॉलोज। हमारे पास एयर के अंदर यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर फॉलोज। चैप्टर नंबर 8 में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास साउंड जो प्रोपगेट करती है एयर में, ये एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करती है क्योंकि हीट कांस्टेंट रहती है, और ये आइडिया किसका था, लेप्लास का। 21, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ बॉडी इज। 21 क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, लेवल ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये क्या चीज़ होती है, टेम्परेचर, तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। 22, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। गैस का प्रेशर हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर का रिलेशन क्या है, और उस प्रेशर के रिलेशन से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर का रिलेशन क्या है, 2/3 N/V हाफ mv²। अल्फा है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वेलोसिटी नहीं होगा, ये बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा। बीटा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये करेक्ट है, इससे डायरेक्ट है। चार्ली है स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, इनकरेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम से अगर इन्वर्स होगा पावर 1 से तो डेंसिटी से डायरेक्ट होगा पावर 1 से। और डेल्टा कहता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ना स्क्वायर के साथ ना स्क्वायर रूट के साथ, तो करेक्ट ऑप्शन एक ही है और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। 23, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज, दिस इज पॉसिबल व्हेन। हमारे पास एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज करेगी, ये कब पॉसिबल है। फर्स्ट कहता है वर्क डन बाय द गैस, बीटा कहता है वर्क डन ऑन द गैस। जब हमारे पास किसी गैस पे वर्क करेंगे, कंप्रेशन होगी, तो तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, ऑप्शन क्या है बीटा। यहाँ पर उसने कोई एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह की बात नहीं की, इसलिए हम जनरल बात करेंगे कि जब कंप्रेशन हमारे पास होगी, वर्क डन ऑन द गैस होगा, तो तब टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और तब इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। 24, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स 0 केल्विन, तो 0 केल्विन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है, तो टेम्परेचर अगर 0 केल्विन तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी 0 आएगी। 25, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब यह आ गया इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की, और प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है तो हीट का एक्सचेंज तो नहीं होता, वर्क डन बाय द गैस होता है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर साइन डेल्टा यू के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और इसी तरह से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, तो 25 का आंसर बीटा। 26, द मैक्सिमम वर्क इज डन बाय द गैस व्हेन हीट एट। कब हमारे पास वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा,
अल्फ़ा कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बीटा कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ली कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा एडियाबैटिकली। वर्क डन बाय द गैस, इसका मतलब है ये एक्सपेंशन से रिलेटेड है। तो अगर एक्सपेंशन से रिलेटेड है तो हमने कंपैरिजन पढ़ा था कि एक्सपेंशन में वर्क डन आइसोबैरिक में मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है हमारे पास एडियाबैटिक में। और अगर ये ऑन द गैस होता कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक में ज़्यादा होता और मिनिमम होता प्रेशर में। और कांस्टेंट वॉल्यूम मींस आइसोकोरिक, इसका वर्क डन हमेशा 0 के इक्वल होता है। 27 एट कांस्टेंट वॉल्यूम द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, कांस्टेंट वॉल्यूम मींस प्रेशर लॉ, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन डायरेक्ट है और लीनियर है तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसा होगा ये भी याद रखिएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा बल्कि इंक्लाइंड होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको गाय-लुसिक्स लॉ भी बोलते हैं, प्रेशर लॉ भी बोलते हैं, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। 28 इफ R इज अ मोलर गैस कांस्टेंट देन CV कैन बी रिटन एज, अगर R मोलर गैस कांस्टेंट है तो CV को किस तरह से लिखा जा सकता है, ये सिंपल गैमा है। अब सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि R और गैमा की फॉर्म में कौन सा रिलेशन करेक्ट है। फार्मूला हमारे पास है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। क्या करें, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें CV से, तो ये हमारे पास आ जाएगा CP ओवर CV माइनस CV ओवर CV इज इक्वल टू R ओवर CV। CV से कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, CP ओवर CV गैमा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CV इज इक्वल टू R ओवर गैमा माइनस 1। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास, ये चार्ली। 29 एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट nRT होता है और वो क्या होगा, गैस की एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, चार्ली, क्योंकि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज nR डेल्टा टी होता है। तो अगर हम nRT की बात करेंगे तो वो इंटरनल एनर्जी होगी। तो आंसर इज चार्ली। 30 द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऐसा पॉइंट होता है जहाँ वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये टेम्परेचर कितना होता है, 273.16 केल्विन, 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 31 द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेटेड इन अ फॉर्म डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस वर्क डन। Which of the quantities delta U, Q and W are necessarily zero when a system is an ideal gas that undergoes a change at constant temperature? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म गिवन है और कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन तीनों में से कौन सा फैक्टर जीरो होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो। तो आंसर क्या होगा 31 का अल्फा। 32 इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, आंसर क्या होगा 32 का अल्फा। और किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। 33 A jar has a mixture of hydrogen and oxygen gases in the ratio 1:5. The ratio of the mean kinetic energy of hydrogen and oxygen molecule is, अब यहाँ पर 33 में मेंशन होना चाहिए टेम्परेचर, कि अगर हमारे पास एक जार है, मिक्सचर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्वांटिटी चाहे 1:5 है, टेम्परेचर गिवन होगा, तभी हम फाइंड कर सकेंगे कि मीन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस रेशो में आएगी। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि जो मीन काइनेटिक एनर्जी, अगर उसके हम फार्मूला को देखते हैं 3kT/2, तो उसकी डिपेंडेंस टेम्परेचर पर है। तो जब तक हमें टेम्परेचर नहीं पता होगा हम रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ जो मेरा आइडिया है वो ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है एट सेम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर सेम होगा तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू अगर हमारे पास सेम है तो मीन काइनेटिक एनर्जी की रेशो 1:1। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा।
34. Two cylinders both are at NTP, normal temperature pressure, each contain 1 mole of hydrogen and oxygen respectively. Which cylinder has higher number of molecules? दो सिलेंडर्स हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे और दोनों के 1 मोल हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। तो कहते हैं सिलेंडर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ज़्यादा होगा? अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। आंसर क्या होगा? डेल्टा। 35. फॉर अ गैस ओबेइंग बॉयज़ लॉ इफ द प्रेशर इज डबल्ड द वॉल्यूम बिकम्स। बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 36. Starting with the same initial conditions, an ideal gas expands from volume V1 to V2 in 3 different ways. The work done by the gas is W1 if the process is purely isothermal, W2 if purely isobaric, and W3 if purely adiabatic. Then 36 क्वेश्चन में हमें वो कंपैरिजन एक देता है एक्सपेंशन से रिलेटेड कि हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 और 3 डिफरेंट प्रोसेस हैं। W1 जो है वो आइसोथर्मल है, W2 आइसोबैरिक है, W3 एडियाबैटिक। तो इन तीनों का रिलेशन क्या होगा? हम जानते हैं कि एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा जो वर्क डन होता है वो आइसोबैरिक का होता है। अब आइसोबैरिक का प्रोसेस हमारे पास 2 है, फिर वर्क डन होता है आइसोथर्मल का और उसका वर्क डन 1, और सबसे कम होता है एक्सपेंशन में एडियाबैटिक का और वो मेंशन है 3। तो 2 1 3 हमारे पास सीक्वेंस होगा, सबसे ग्रेटर 2, फिर 1 और फिर 3। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अल्फा। 37. फॉर अ डायटोमिक गैस CV इज इक्वल टू 5R/2 देन द गैमा फॉर द गैस इज। डायटोमिक गैस के लिए हमें वैल्यू गिवन है CV की और क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? गैमा की वैल्यू। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर CV 5/2R है तो CP 7/2R, तो गैमा CP और CV की रेशो तो 7/5 हमारा आंसर होगा, मीन्स डायटोमिक गैस। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट नहीं याद तो सॉल्व कैसे करना है उस मेथड को देखें। सबसे पहले हम ये करेंगे कि अगर CV गिवन है तो CP कैलकुलेट करेंगे। CP माइनस CV R होता है, तो CP होगा CV प्लस R। तो 5/2R प्लस R, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/2R। उसके बाद गैमा CP और CV की रेशो है, तो CP हमारे पास 7/2R, CV 5/2R, R और 2 कैंसिल, 7/5 1.4, और गैस है डायटोमिक। करेक्ट ऑप्शन 7/5 चार्ली। 38. A system does 600 joule of work and at the same time has its internal energy increased by 320 joule. How much heat has been supplied? सिस्टम काम करता है 600 जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम, और सेम टाइम पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, चेंज पॉजिटिव 320 जूल। हीट कितनी सप्लाई हुई है? यूज़ करेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स को और उसके अकॉर्डिंग हीट वर्क डन प्लस डेल्टा यू है। वर्क डन बाय द सिस्टम है पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? 920 जूल। करेक्ट ऑप्शन बीटा। 39 question. Two gases A and B having same number of molecule are at some temperature 10 degrees Celsius. A is heated at constant volume and B is heated at constant pressure and temperature rises to 12 degrees Celsius. Increase in internal energy. दो gases हैं A and B, उनके molecule same है, temperature दोनों का same 10 डिग्री सेल्सियस है। ए को हीट किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और बी को हीट किया है कांस्टेंट प्रेशर पे और टेम्परेचर हो गया 12 डिग्री सेल्सियस। पूछा हमसे ये गया कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। देखिए, अगर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब टेम्परेचर का चेंज दोनों में इक्वल होगा, और वो टेम्परेचर का चेंज कितना होगा? 12 माइनस 10, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 केल्विन। तो टेम्परेचर का चेंज अगर हमारे पास इक्वल है, इसका मतलब होगा कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो भी इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? बोथ गैसेस इज सेम। ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 40.
during adiabatic expansion the change in internal energy of 2 mole of gas is 100 joule. The work done during this expansion is 40 क्वेश्चन में कहता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, इंटरनल एनर्जी का चेंज 2 मोल ऑफ गैस के लिए 100 जूल है। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होगी? ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारे पास अगर प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द गैस होता है और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है। ये फार्मूला वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू नेगेटिव। तो यहाँ पर डेल्टा यू की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी गिवन है? कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ 100 जूल। तो हम यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि हमें पता है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी एक्सपेंशन में डिक्रीज़ करती है, तो यहाँ पर साइन हम नेगेटिव लेंगे, तभी हमारा जो वर्क डन क्या आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 100 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। टेम्परेचर हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। पास पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अब सॉल्यूशन देखें कैसे करना है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3 टाइम्स KT/2। अब वैल्यू पुट कर दें। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻⁻23 और टेम्परेचर कितना है? 27 सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन। अब जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट करें। अब 2 अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 150। 1.38 को सॉल्व करने के लिए मैं 1.4 ले लेता हूँ और साथ मेरे पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 150 अगर मैं लिखना चाहूँ उसको लिख सकता हूँ 1.5 और साथ 10⁻² और -23, ये 10⁻⁻21 हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ अब मेरे पास क्या है सॉल्व करने के लिए? 3 और 1.5। 15 × 3 45 होता है, तो 1.5 × 3 4.5, तो 4.5 × 1.4 × 10⁻⁻21। अब 4.5 को आपने 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 45 को पहले 14 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर डेसिमल को मूव करवा दें, तो 4.5 × 1.4 ये हमारे पास होगा 6.3। तो ये आंसर आ गया 6.3 10⁻⁻21 और यूनिट क्या होगा? जूल। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? 41 की चार्ली। 42, द वर्क डन इन अ एडियाबैटिक चेंज इन अ पर्टिकुलर गैस डिपेंड्स अपॉन। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल आता है और इंटरनल एनर्जी के चेंज का मतलब होगा टेम्परेचर का चेंज। तो ऑप्शन क्या है? बीटा। 43, द रेशियो ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन कंप्रेस एडियाबैटिकली टू दैट व्हेन कंप्रेस आइसोथर्मली टू सेम एक्सटेंट। कहते हैं रेशियो ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन कंप्रेस एडियाबैटिकली टू दैट व्हेन कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू द सेम एक्सटेंट। यस। 43 क्वेश्चन में हमें रेशो कैलकुलेट करनी है। किसकी रेशो है? टेम्परेचर के चेंज की। किसके लिए? ऊपर है प्रोसेस कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली और नीचे है टेम्परेचर का चेंज कंप्रेस आइसोथर्मली। देखिए हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन हमें ये पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर का चेंज है वो तो होता ही नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो नीचे आएगा टेम्परेचर का चेंज वो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो तो वो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो इसका आंसर होगा मोर देन 1। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? अल्फा। 44, कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, नेट वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। साइक्लिक प्रोसेस में एरिया ऑफ द ग्राफ हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे हमारा वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। और ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की बेस 200 से 450 ये होगी 250। ये ट्राइंगल की हाइट है 120 से 200 ये क्या होगी? 80। तो यहाँ वर्क कैलकुलेट करना है हाफ टाइम बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारे पास है 250, हाइट हमारे पास क्या है? 80, यह आ जाएगा 40।
तो 25 इंटू 4 100 होता है, साथ कितने ज़ीरो हैं 2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 100 विथ 2 ज़ीरो 10,000 जूल। 10,000 जूल हमारे पास आएगा। और इसके अलावा अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका सबसे आसान तरीका मैंने बताया था कि अगर हमारे पास जो साइक्लिक प्रोसेस है वो क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और साइक्लिक प्रोसेस अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन क्या आएगा नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए -10 किलो जूल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, अगर मैं किलो को नहीं भी देता ऑप्शन में पार्ट, तो ऑप्शन क्या आएगी मेरे पास 44 की बीटा। इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर रहे। कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस। जो बेस है वो 200 टू 450 वो आएगी 250, हाइट है 200 टू 120 वो है 80। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट 250 इंटू 80 ये आ जाएगा 40, तो 250 इंटू 40 10,000, क्योंकि 25 इंटू 400 विद 2 ज़ीरोज़। जी ऑप्शन हमारे पास आएगी किलो जूल में, तो मैं बीटा फिलहाल मार्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV इज इक्वल टू। CP और CV का डिफरेंस क्या होता है R, जनरल गैस कांस्टेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी अल्फा। नेक्स्ट 46, द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द आइसोबैरिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू। आइसोबैरिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है तो कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो एरिया है वो किसका हमारे पास आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस, तो ये रेक्टेंगल है। तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा अल्फा। 47, द इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैक्सिमम और मिनिमम वर्क हमारे पास इस केस में कहाँ होगा। मैक्सिमम वर्क डन हमारे पास होगा आइसोबैरिक, एरिया अंडर द ग्राफ सबसे ज़्यादा इसमें है, और मिनिमम इस केस में होगा आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0। तो बी एंड डी, बी में मैक्सिमम और डी में मिनिमम, आंसर क्या होगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैन बी एक्सप्रेस एज शोन, where delta U is a change in internal energy, Q is the heating of the system, W is the work done on the system. A fixed mass of ideal gas at high pressure is contained in a balloon. The balloon suddenly burst, causing the gas to expand and cool. In this situation, which row describe the value of delta U, Q and work done? First law of thermodynamics की mathematical form लिखी है, delta U is equal to Q minus work done. डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज है, क्यू हमारे पास हीट है, डब्ल्यू वर्क डन है। अब केस यहाँ पर वो ये डिफाइन करता है कि एक बैलून है जो ब्रश करता है, तो इस सिचुएशन में कौन सा रिजल्ट करेक्ट होगा। हम जानते हैं कि जो बैलून का ब्रश करना या टायर का ब्रश करना ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमारे पास क्यू ज़ीरो होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है और डेल्टा यू नेगेटिव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन को देखें, वर्क डन ज़ीरो सॉरी क्यू ज़ीरो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये दो ऑप्शंस हैं। वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वर्क डन हमारे पास होगा इस केस में पॉजिटिव, वो ये ऑप्शन है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव, वो ये ऑप्शन है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यहाँ पर गलती है, क्योंकि डेल्टा यू वर्क डन दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, और गलती यहाँ पर ये है कि यहाँ वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, वर्क डन यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द गैस इंटरनल एनर्जी क्या करती है डिक्रीज, तभी कूल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बीटा, नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। 49, in pressure volume graph of an ideal gas cycle consist of adiabatic and isothermal process,
द आइजोथर्मल एक्सपेंशन इज डिस्क्राइब बाय पीवी ग्राफ गिवन है और ये पूछा है कि आइजोथर्मल एक्सपेंशन कहाँ पर है। ये कार्नट साइकिल का ग्राफ है। ए टू बी जो प्रोसेस है ये आइजोथर्मल एक्सपेंशन है, बी टू सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, सी टू डी आइजोथर्मल कंप्रेशन है और डी टू ए एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो हमसे पूछा गया है आइजोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में, तो आइजोथर्मल एक्सपेंशन है फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। लास्ट वन, द रिलेशन पी वी रेज टू पावर गैमा कांस्टेंट इज वैलिड इन पी वी रेज टू पावर गैमा, हमारे पास ये रिलेशन किसका होता है, एडियाबैटिक का। अगर गैमा की जगह पी वी सिर्फ पावर 1 होता फिर आइजोथर्मल था, लेकिन गैमा है तो आंसर क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा।